नमस्कार, मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। मैं वाराणसी का ही मूल निवासी हूँ। वर्तमान समय में मैं स्वीडन में। नमस्कार। हिंदी के इस तीसरे सोपान में हम अपने सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी। आज हम इनसे विज्ञान की चर्चा करेंगे और विज्ञान के बारे में जानेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में बताएं, आप अपने प्रेजेंट पोजीशन के बारे में बताएं। मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है और मैं ग्रुप लीडर के रूप में प्रोफेसर हर्बर्ट गिटर फेलो वर्तमान समय में स्वीडन देश में कार्य कर रहा हूँ। मेरा प्रमुख कार्य जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें मैं स्वास्थ्य संबंधी बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसलेशनल रिसर्च, डिजीज मैनेजमेंट सहित डिफरेंट मतलब कई तरह के जो है जो उसके मल्टीडिसिप्लिनरी सेगमेंट हैं उस पर काम करता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आप बनारस में ही पले बड़े हैं, बनारस के ही एक गांव के निवासी हैं, तो कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, मेरा जन्म वाराणसी सिटी में ही हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राच्य बाल संस्थान, उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुई। उसके बाद मैं इलाहाबाद में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, जो आज प्रयागराज है। उसके बाद मैं एमएससी के लिए बायोटेक्नोलॉजी में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मेरा चयन हुआ और वहाँ से हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन इंटरमीडिएट तक चूंकि मैं बनारस में ही रहा और मेरा गांव भी मात्र बनारस से 20 किलोमीटर दूर है, चोलापुर थाना के अंतर्गत नियार गांव में। लिहाजा मेरा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के जितना भी मेरा एडाप्टेशन है बनारस के ही अकॉर्डिंग हुआ है। जी। तो हर एक छात्र जीवन में, हर छात्र या छात्रा से हम बात करें तो जो उसका टाइम पीरियड होता है पढ़ाई का, उसमें एक उसका फेवरेट टीचर होता है। फेवरेट टीचर दो तरीके के होते हैं वैसे तो। एक वो जो खूब पिटाई करते थे, अब तो पिटाइयाँ बंद हो गई, लेकिन पहले बहुत पिटाइयाँ होती थी। और दूसरे वो जो बड़े प्यार से बच्चों के साथ पेश आते हैं। तो इसमें कोई आपके जो पूरी टाइम लाइन में कोई फेवरेट टीचर थे और क्यों थे, आप बताएं हम लोगों को। चूँकि मैं कई स्कूलों में पढ़ा हूँ यहाँ बनारस में और हर जगह कई टीचर ऐसे रहे। सिर्फ एक टीचर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई टीचर रहे जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखा और जिन्होंने जैसे टीचर की कृपा होती है, हर टीचर की कुछ ना कुछ एक अलग तरह की कृपा होती है। तो अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उसमें कृष्णा मैडम एक मेरी थी फेवरेट टीचर, जो कि मुझे मानती भी थी और समय समय पर प्रमोट भी करती थी और समय समय पर जो है वो सही दिशा में ले जाने का जो उनका शिक्षक का एक धर्म होता है उस हिसाब से वो जो है। और फिर उसके बाद जो है अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं एक कोचिंग थी, करंट कोचिंग सेंटर, जो कि बहुत प्रसिद्ध था जो है, उसी में मैं एडमिशन ले लिया जो है। तो वहाँ पे डायरेक्टर थे श्री एसएन सिंह जी, तो उनसे भी मैं बड़ा प्रभावित था। नियम कानून से चलते थे जो है और उनसे बड़ा अनुशासन हमें सीखने को मदद मिली। और बाकी हमारे इंटरमीडिएट में प्रोफेसर यादव थे जो है जो कि फिजिक्स पढ़ाते थे। श्री एसएन मिश्रा जी थे जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे, हमारे क्लास टीचर थे। तो ये सारे लोग जो सरकारी जो टीचर थे जो है, तो इनकी एक अपनी अलग शैली होती थी, उस शैली से पढ़ाते थे और हम लोग के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता था उनके रहन सहन का, बातचीत का। एक हिंदी के भी टीचर थे, मैं याद करता हूँ कि वो जो है हिंदी के अलावा शुद्ध न सिर्फ हिंदी सिखाते थे और बल्कि जो है मतलब कि सारे बच्चों में एक अनुशासन ले आते रहे कि आपको नहाना है, धोना है,
संस्कृत का श्लोक पढ़ना है और किस तरीके से रहना है, तो वो भी एक बहुत प्रभावित करते थे। उनके उनके क्लास में हम लोग बहुत सजग रहते थे, और संयोग से मेरा इंटरमीडिएट में हिंदी में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स डिस्टिंक्शन आया था। तो ये सारे टीचर्स मिल करके जो है मुझे प्रभावित किए। और इसके बाद आपकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई? मेरी उच्च शिक्षा जो है पहले ग्रेजुएशन इविन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ से हमने अपना MSc किया। जी जी जी। और फिर PhD? उसके बाद जो है मैं ट्रेनिंग के लिए जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया अपने उच्च शिक्षा के दौरान, वहीं से मुझे पता चला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कालाजार की एक बड़ी अच्छी लैब है, क्योंकि वहाँ भी एक कालाजार की लैब थी जी। तो ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों ने बताया कि आपके BHU में एक बहुत प्रसिद्ध लैब है, कालाजार की लैब है, वहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जी। तो उनके अंडर में अगर आपकी PhD हो जाए तो अच्छा है। तो मेरे सामने उस समय कई ऑप्शंस थे, एम्स भी था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी था। तो चूंकि ये बनारस में ही था वो काशी, और शुरू से हम लोग BHU कैंपस में आते थे जाते थे, तो एक हम लोग के अंदर में अट्रैक्शन था कि BHU का एक जो वो है कि यहाँ एडमिशन हो जी। तो वो मेरा सपना पूरा हो गया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में जी। मुझे जो है प्रोफेसर श्याम सुंदर सर की लैब में प्रोफेसर मधुकर राय के अंडर में PhD करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रोफेसर श्याम सुंदर जो कि वन ऑफ द मोस्ट साइटेड है इंडिया के मेडिकल जेनेटिक्स में, उनकी लैब में बड़े भाग्यशाली थे आप जो कि आपको उनके लैब में प्रवेश मिला। तो आपने क्या काम किया वहाँ, किस तरीके का काम आपने, कौन सा शोध किया वहाँ? जब मैं यहाँ आया तो उस समय कालाजार के आनुवंशिकी मानव के ससेप्टेबिलिटी और रेजिस्टेंट कितना वो डिजीज ले सकता है या कितना रेजिस्टेंट कर सकता है, उसके इम्यूनिटी के बैकग्राउंड के आधार पर उस पर शोध चल रहा था। तो ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के द्वारा वेलकम ट्रस्ट द्वारा फंडेड था, जिसमें मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। और इस दौरान मुझे कालाजार जो एक प्रोटोजोवन डिजीज है उसके इंडेमिक एरिया मुजफ्फरपुर में फील्ड स्टडी करने का, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने का और फिर उस सैंपल को इस लेबोरेटरी में प्रोसेस करने का और उसके आधार पर डाटाबेस बनाने का और कई तरह के मल्टीडिसिप्लिनरी मॉलिक्यूलर वर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चूंकि ये स्टार्ट बिल्कुल जीरो से था, जो हम लोग की फील्ड में अगर आप पब्लिक हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, तो उसमें खुद अपने द्वारा जो है सैंपल कलेक्ट करना और फिर उस पर काम करना और फिर उस पर हायर स्टडी तक ले जाना, फिर उसको जो है पब्लिश करने तक में, चूँकि मेरा इन्वॉल्वमेंट था इसमें समय जरूर लगा, लेकिन एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना कि जेनेटिक्स का काम और एक वर्ल्ड लेवल तक का काम, जिसमें जी कि वेलकम ट्रस्ट और सेंगर इंस्टीट्यूट तक से इन्वॉल्व थे ऑल ओवर वर्ल्ड के कंसोर्टियम के माध्यम से। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस लैब में और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला और मेरा कैरियर जो है उसकी वजह से काफ़ी ब्राइट। जी डॉक्टर साहब, तो आप फिर उसमें जो आपका शोध कार्य के दौरान PhD के दौरान आप कई बार कैम्ब्रिज गए, तो काफ़ी लंबे समय से आप भारत में काम कर रहे थे, और फिर कैम्ब्रिज का माहौल आपको कैसा लगा? जब मैं पहली बार कैम्ब्रिज गया जी, तो जैसे स्वप्न शरीफे जैसा लगा, जैसे जो हम लोग मूवी में देखते थे पहले जी। और चूंकि मैं पहली बार विदेश भी गया था तो वो दृश्य आज तक हमें नहीं भूलता है। वैसे तो मैं 20 बार 25 बार जा चुका हूँ विदेश और 5-6 साल से वहाँ मैं हूँ भी, लेकिन जो वो पहला सीन था कैम्ब्रिज का कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के लोग, वहाँ का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम बस गई हैं। और इतनी कलरफुल
वो पिक्चर था जो है हम्म, कि वो हमारे लिए जैसे लग रहा था कि मेरा सपना सच हो गया जो। अच्छा। और वहाँ पे न सिर्फ रिसर्च के बारे में बल्कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, नई चीज़ें हमने सीखी। हम्म, और रिसर्च तो अपनी जगह है, लेकिन एक सोशल लाइफ में कैसे रहना है, कैसे नहीं, मतलब किस तरीके से हम अपने को एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमने सीखी। और सबसे जो आश्चर्यजनक जो चीज़ था कि चूंकि मैं बीएचयू में था तो मैं स्कूटर से आता जाता था। 8 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर पड़ता था, लेकिन जी। जब मैं वहाँ देखा कि सारे स्टूडेंट्स, हम्म। कई प्रोफेसर भी साइकिल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ एक पर्सनल स्पेस भी बना हुआ है साइकिलिंग के लिए। तो मैं वहाँ से आने के बाद बीएचयू में सबसे पहले मैं साइकिल खरीदा, फिर मैं पूरे पीएचडी के दौरान साइकिल से ही आता जाता था। वाह, बहुत ये अच्छा। हाँ। तो जैसा हम कहते हैं कि भारत जो है वो, उससे पूरी दुनिया ने सीखा, हम्म। लेकिन एक भारतवासी जाकर के यूके में जो है, इंग्लैंड में कुछ सीखता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में हमें ये कहना है जी। कि हमें हमेशा जो अच्छी चीज़ें हैं जी। वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से सीखनी पड़ेंगी। जी। और ये हमारे लिए फायदेमंद भी है। जी। और जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें हम्म, तो महात्मा गांधी एक एनआरआई थे। हाँ, एक एनआरआई ने इस देश को काफ़ी कुछ सिखाया। हम्म, उसी तरह से मेरा ये मानना है कि अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो हमें तुरंत उसको अडॉप्ट करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसे हमने साइकिल का जिक्र किया, तो उससे हमें पर्यावरण के लिए इस ज़माने में काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। जी। जी। और हेल्थ के लिए भी फ़ायदा होता है, हम्म। तो उससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरी स्टेमिना बढ़ी पर्सनली। और बनारस का जाम आपको पता है, ये स्कूटर से आने में काफ़ी टाइम लगता था। जी। जी। और साइकिल से मैं रेसर बाइक भी लिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जो साइकिल का ऐसा शौक हो गया कि मैं हर 2 साल पे एक साइकिल। साइकिल जो है चेंज कर देता था। मेरी साइकिल मैं किसी को बेच देता था, जी। फिर मैं कहीं बिहार या यूके गया तो फिर बेच दिया, फिर नई आता था तो नई साइकिल लिया। तो उससे मेरी स्टेमिना भी बढ़ी और काफ़ी कुछ जो है हमें फ़ायदा भी हुआ। तो पीएचडी करने के बाद फिर आप स्वीडन गए या फिर आप कहीं और गए? पीएचडी करने के बाद, चूंकि जैसा कि हमने बताया कि कैम्ब्रिज मेरा जाना, वो सिर्फ एक जाना नहीं था, बल्कि वो एक शुरुआत थी जी। जहां मुझे कई लोगों से इंटरेक्ट करने का, मिलने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। उसी दौरान जी। मुझे अभी भी याद है कि चूंकि उस दौरान आप इस्टोनिया में थे और पीएचडी कर रहे थे, और उस दौरान आप ने स्किन कलर पे काम शुरू किया था। और आपके गाइड फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर थॉमस क्यूबिसिल्ड, चूंकि कैम्ब्रिज लैब में ही थे और वो हमारी लैब के बगल में ही थी। जी। जी। तो आपके ही मतलब एक तरह से कर दें निर्देशन में चीज़ों को हमने फ्रेम आउट किया। और चूंकि मैं रेगुलर आता जाता था तो उनसे एक हमारा संपर्क हुआ और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने एक अपना इंस्ट्रूमेंट दिया जिसके आधार पे हमारा पिगमेंटेशन, स्किन कलर का एक ऐतिहासिक वर्क जो है शुरू हुआ। और उसी पे हमने पीएचडी के दौरान ही एक प्रोजेक्ट लिखा जिसको हमने सबमिट किया डीबीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और आईएससी बंगलोर में वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर चयन हुआ, और उसी के आधार पे हमने CSIR सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में प्रोफेसर थंगराज के अंडर में उस प्रोजेक्ट में हमने ज्वाइन किया 5 साल के लिए। और एक नए वर्ग की पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स और क्लिनिकल रिसर्च की हमारे कैरियर में शुरुआत हुई। जी, आपके ही कैरियर में नहीं, मुझे लगता है कि सीसीएमबी के उस लैब में जो इन्फेक्शस डिजीजेस का जो एंट्री हुआ वो आपके ही वजह से हुआ। वहाँ आपकी मुलाकात डॉक्टर लालजी सिंह से भी हुई जी। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब मैं सीसीएमबी जब मैं गया तो एक एलुमनाई होने के नाते डॉक्टर लालजी सिंह से मतलब चूंकि हम एक कॉन्फ्रेंस में इसी स्किन कलर वाले के वर्क को मैं प्रेजेंट करने गया प्रोफेसर
चांडक सर की कॉन्फ्रेंस थी मेडिकल की जो जी है। जी उसी दौरान मेरी डॉक्टर लालजी सिंह सर से मुलाकात हुई, चूंकि वो एक विजनरी आदमी थे। तो वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए थे और मैं एक से पीएचडी स्कॉलर की हैसियत से गया था, लेकिन एक विजनरी आदमी जो होता है, एक बड़ा आदमी होता है, वो सबको जानता है, सबके महत्व को समझता है, सबके कार्य को महत्व समझता है, और वो सारी चीज़ों को अपने अनुसार देखता है कि किस चीज़ में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो उनका मुझसे भी 2 ही मिनट का सिर्फ राब्ता हुआ, लेकिन उसी बातचीत में उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जो उनको मेरा ये इंटरेस्टिंग बहुत लगा कि मैं फील्ड वर्क करता हूँ और डायरेक्ट मैं सैम्पलिंग खुद करता हूँ, और उसके बाद मैं उस पर जो है पूरा डाटाबेस बनाता हूँ और उस पर काम करता हूँ, फिर उसमें डीएनए आइसोलेट। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं डायरेक्ट फील्ड में जाके काम करता हूँ, इंटीरियर में जाता हूँ, और जो है तो इस आधार पर उन्होंने हमें फ्यूचर में कांटेक्ट रखने के लिए कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने जीनोम फाउंडेशन नामक संस्था भी बनाई थी जो कि इस तरह की चीज़ों में सोशल एक्सपेक्ट को एड्रेस करती थी। तो एक ये नेचुरल इंटरेक्शन था कि वो मेरा नाम नहीं जानते थे, वो कई बोलते थे कि वो बीएचयू वाला लड़का कहाँ गया, इस तरह से वो खोजते थे, मुझे नाम भूल जाते थे। अचानक कई दिन हो जाता रहता है वो बीएचयू वाला लड़का, तो फिर मुझे कॉल आता था और फिर मैं जाता था उनसे मिलने। तो उनके जीनोम फाउंडेशन का, चूंकि हमारा जो फेलोशिप जो आया उसमें 3 महीने का गैप था, ऑफर लेटर आने में ज्वाइनिंग में 3 महीना। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जब तुम खाली हो तो फिर मेरे जीनोम फाउंडेशन को, क्योंकि तुम ही कर सकते हो। तो इस तरह से एक तरीके से ये हमारे लिए सौभाग्य और आशीर्वाद है कि उनके चीज़ों पे हमें काम करने का मौका मिला, और उनके साथ रहना और उनसे चीज़ों को सीखना, ये भी एक बहुत अच्छा मतलब अनुभव था मेरा जो है। और उनके निर्देश पे भी मैं कई बार चलता रहा, खासकर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जब मैं स्किन कलर की सैम्पलिंग कर रहा था, तो उनके भी कई निर्देश रहते थे कि इस तरह से आप सैम्पलिंग करिए या इस तरह से उसको एनालाइज करिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत मदद की, और हम लोगों ने कई जो है क्लिनिकल रिसर्च में, इन्फेक्शियस डिजीज में कई पब्लिकेशन जो है एज ए को ऑथर हम लोगों ने पब्लिश किया। हमारे कई छात्र छात्राएं जो है वो विदेश जाकर के पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप उनको थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए, पीएचडी डिग्री होती है और रिसर्च होता है, और सिर्फ ये धारणा बनाने लेना कि हम सिर्फ फॉरेन से पीएचडी करेंगे या यहाँ से करना है, ये सही नहीं है। हमें कई चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि पहले हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, गाइड कैसा है, इंस्टीट्यूट कैसा है, फॉरेन में हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे मतलब एक टारगेटेड रूप में अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमें हमेशा, चूंकि बायोलॉजिकल फील्ड बहुत बड़ी है, तो मुझे ये लगता है कि हमें हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, और कई बार सडनली ऐसा होता है कि साधारण स्टूडेंट हैं, उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें अपने रिसर्च में, अपने व्यक्तित्व में इतने ज़्यादा वेरिएशन रखने पड़ेंगे डिसीजन में, कि अगर हम कहीं हानि में भी हैं तो उस हानि को कैसे जो है हम क्लेवर रूप में उसको कंपनसेट करें। तो ये सारी स्ट्रेटजी हमारे पीएचडी चैन में, प्रोजेक्ट चैन में, गाइड चैन में, इंस्टीट्यूट चैन में, कंट्री चैन में, सारी चीज मायने रखती है। तो हमें समग्र रूप से कोई डिसीजन लेना चाहिए। और जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं बाहर पीएचडी पोजीशन के लिए, क्या कोई चैनल है जिसके थ्रू वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? जनरली चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले वाली बात नहीं रह गई है, तो जनरली मैं ये पर्टिकुलरली सजेस्ट करता हूँ कि लोग पहले जितना से ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं, खासकर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो ले लें, और उसके बाद जो है किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में अच्छे रिसर्च लेबोरेटरी को ज्वाइन करके बेसिक लेबोरेटरी का एक एक्सपीरियंस है। इस दौरान अगर उनको 6 महीने, साल भर के अगर एक्सपीरियंस मिल जाता है, उस दौरान उनके कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आ जाते हैं, ये उनको बहुत हेल्पफुल करता है, और उससे उनको जो है मतलब अच्छी लेबोरेटरी के चयन में भी और बड़ी आसानी होगी। बाकी जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है कि यदि आप यूरोप में जा रहे हैं तो टोफेल वगैरह का स्कोर रहना चाहिए, यूएस में जा रहे हैं तो जीआरई का स्कोर रहना चाहिए, और ये सब स्कोर जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा आपके
फेलोशिप्स के ऑप्शन बढ़ जाएंगे। जी। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि इंडियन गवर्नमेंट में भी काफ़ी फेलोशिप्स वगैरह आ रही हैं, तो अगर पैसा देख करके पीएचडी करना अच्छा नहीं है। बेटर है कि आप इंडिया में कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करें और उसी दौरान अपने डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में एक्सपोज करके अपने टॉपिक पर अपनी स्किल को बढ़ाएं, पेपर पब्लिकेशंस को बढ़ाएं और अपने नॉलेज को बढ़ा करके फिर पोस्ट डॉक के लिए भी फॉरेन जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं ऑप्शंस में। आखिर में हम लोग हिंदी प्रकाशन समिति की तरफ से विज्ञान को हिंदी में प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका कोई सुझाव हम लोगों के लिए है कि इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, जन जन तक विज्ञान को पहुंचाना चाहिए, और इसमें जो हमारा यूनिट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान का, वो कैसे कार्य कर सकता है, इसके बारे में कुछ हम लोग को बताएं। हिंदी एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग लिंक है भारत के जनमानस से कनेक्ट करने का और उन तक अपनी बात पहुंचाने का। क्योंकि जनरली जो साइंटिफिक फील्ड है वो अंग्रेजी में ही चूंकि चलती है, तो जो बातें हमारे लेबोरेटरी में चल रही हैं वो एक जनमानस तक नहीं पहुंच पाती हैं, उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो जनरली उनके पास एक ही माध्यम रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो वो अपने यूट्यूब से चाहे जो है विकिपीडिया से अपनी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन वो भी एक आधी अधूरी या इस तरह से। तो इस माध्यम से अगर हम देखें तो जो वैज्ञानिक हैं हमारे या जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि साइंस कम्युनिकेशन का फील्ड अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, अगर आप चाइना को देखें जो कि वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग में आ रहा है इस समय, यूएस है टॉप रैंकिंग, यूएस इंग्लिश में करता है तो चाइना चाइनीज में करता है, कोरियन में अपना करते हैं। ये बात अलग है कि एज इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को भी साथ में रखते हैं। तो हमें को एग्जिस्टेंस को देखते हुए न सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि हिंदी में भी कार्यशाला आयोजित कर करके समय समय पर विभिन्न जो जैसे कि टीबी दिवस है, चाहे जो है कैंसर दिवस है, चाहे डायबिटीज दिवस है, चाहे जो है जनमानस के जो कार्यक्रम विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इन सब को हिंदी में भी आयोजित कर करके जो है जितने हमारे जो है रिसर्चर हैं इसको एक जनमानस तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यदि हम अंग्रेजी में ही करेंगे तो एक बात लिमिटेड लोगों तक पहुंचेगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें एक वॉलंटियर की तरह सारे लोगों को अपनी कम्युनिटी में जोड़ने की जरूरत है और उन सब के माध्यम से एक ग्रुप बना करके हर जो दिवस आते हैं उन पे जो है अपना एक कार्यक्रम जो है जनमानस तक पहुंचाने के लिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे चौराहा हो, कहीं के भी माध्यम से हम अपनी बात अपनी पहुंचाएं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन पहुंचाएं जरूर। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपना ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, वॉलंटियर रिक्रूट करने की ज़रूरत है और रेगुलर इस कार्यक्रम को समय समय पर करने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा और आपका भी बहुत बहुत। ये थे डॉक्टर अंशुमान मिश्रा जी, उन्होंने अपने अनुभवों को आपसे साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। धन्यवाद। आप हम लोगों के यहाँ आए और हम लोगों से अपनी बातों को साझा किए। डॉक्टर मिश्रा का ईमेल एड्रेस जो है वो वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। आप अगर इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या आप अगर कोई सजेशन लेना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, स्वीडन में पीएचडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अपने नए एपिसोड में नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।